जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम संरक्षित क्षेत्रों को देखेंगे। संरक्षित क्षेत्रों में सबसे पहले हम देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व को देखेंगे। फिर उसके बाद में हम नेशनल पार्क को देखेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनको देखेंगे, क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे आज की क्लास में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले कि संरक्षित क्षेत्र क्या होता है। तो संरक्षित क्षेत्र एक ऐसा जोन होता है। संरक्षित क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र जैसे कई प्रकार के वन्य जीव होते हैं और पौधे होते हैं, पेड़ पौधे या प्रकृति होती है। प्रकृति को जब मानव से या किसी अन्य चीज से नुकसान पहुंचता है तो उसको उसकी सुरक्षा के लिए या उसके संरक्षण के लिए उसको संरक्षित एरिया घोषित कर दिया जाता है और वहां पर जो भी विकास की जो गतिविधियां हैं उनको रोक दिया जाता है उन क्षेत्रों में। और जो जो भी जीव जंतु उस क्षेत्र में क्रिटिकल या एंडेंजर्ड या कुछ भी ऐसे उनमें संकट उत्पन्न हो रहा तो उनके संरक्षण के लिए उनको उनकी जो आगे प्रजातियों को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे उपाय किए जाते हैं। ऐसे ही पौधों के साथ भी किया जाता है। तो इनके संरक्षित क्षेत्र को कई वर्गों में बांटा गया है। तो देखते हैं आगे हम। सबसे पहले कि संरक्षित ये क्षेत्र तीन को दो कैटेगरी में बांटा गया है। इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू इन सीटू कंजर्वेशन होता है कि मान लीजिए कोई जंगल है, कि ये कोई जंगल है, इसमें कई सारे जीव जंतु और पेड़ पौधे वनस्पति ऐसी कई सारी जीव जंतु है। जब इनमें किसी एक या कई जीवों पर संकट उत्पन्न होता है तो इसको इनका संरक्षण इसी क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। इनका संरक्षण इसी क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। इसी क्षेत्र में उनका संरक्षित एरिया घोषित कर दिया जाता है और उनका संरक्षण किया जाता है। और जब किसी मान लीजिए कि ये वाला इलाका है और इस इलाके में किसी जीव को संकट उत्पन्न हो रहा है और उसकी प्रजाति को नष्ट होने का खतरा है तो उसको इस क्षेत्र से बाहर निकालकर किसी अन्य क्षेत्र में जैसे चिड़ियाघर हो गया या जू हो गया, जीन बैंक हो गया, किसी अन्य जगह पे शिफ्ट कर दिया जाता है और उसको उसका संरक्षण किया जाता है। तो उसको एक सीटू उसके आवास से, उसके प्राकृतिक आवास से बाहर ले जा प्राकृतिक आवास से बाहर ले जाया जाता है और इन सीटू कंजर्वेशन में उसी प्राकृतिक आवास में जहां पर वो रह रहा है, जैसा कोई पौधा हो या वन्य जीव हो या पक्षी हो, वहीं पर उसका संरक्षण किया जाता है। तो देखते हैं सबसे पहले हम इन सीटू कंजर्वेशन, इसके अंतर्गत कई कैटेगरियां। तो सबसे पहले इन सीटू के अंतर्गत है नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर है। ये इनके अंतर्गत आते हैं। जैसे नेशनल पार्क के अंतर्गत उसको उस क्षेत्र को एक संरक्षित एरिया घोषित कर दिया जाता है और उसी में पेड़ पौधों या वनस्पतियों या अन्य जीव जंतुओं को संरक्षण किया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व में भी ऐसा ही होता है और ये इनका साइज के अनुसार इनका नाम अलग अलग, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़ा होता है, उसके बाद में नेशनल पार्क होता है और उसके बाद में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है। तो शुरू करते हैं आगे, हम देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या करते हैं कि इसमें वन्य जीव और जो प्राकृतिक जो भी पौधे या वनस्पति होते हैं या उनको सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों की जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनकी सुरक्षा की जाती है। सुरक्षा, उनका रख रखाव और उनका मैनेजमेंट उसी प्राकृतिक क्षेत्र में किया जाता है, प्राकृतिक के क्षेत्र में किया। और इसका जो बायोस्फीयर रिजर्व का जो साइज है वो लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर के लगभग होता है। इनको तीन क्षेत्र में इसके तीन भागों में विभाजित किया जाता है। कि सबसे पहला तो कोर एरिया सबसे पहले क्या होता है, कोर एरिया ये सबसे ज्यादा संरक्षित जोन होता है, सबसे ज्यादा संरक्षित एरिया होता है। इसमें मानव की जो गतिविधियां, ह्यूमन एक्टिविटीज उनको प्रतिबंधित किया, इसके अंतर्गत जाना किसी को जाने का मनाही कर दी जाती है। और यहाँ पर जो स्थानीय पौधे और जानवर होते हैं उनका संरक्षण उनका संरक्षण किया जाता है उनका संरक्षण किया जाता है। और ये जो जोन होता है, ये जो कोर एरिया होता है, ये संवेदनशील होता है। अगर यहाँ पर मानव की गतिविधियां हुई
तो यहाँ पर जो वन्य जीव या पेड़ पौधे उनको नुकसान पहुंच सकता है, उनकी जो प्रजातियों पर संकट आ सकता है। या इसलिए यहाँ पर मानव गतिविधियां की ह्यूमन एक्टिविटी उनको प्रतिबंधित कर दिया जाता है इन क्षेत्रों में। उसके बाद में आता है, उसके बाद में जैसे कोर एरिया हो गया, उसके उसके बाद में अगला जो एरिया आता है वो आता है बफर जोन। बफर जोन अगला जो एरिया है, बफर जोन। बफर जोन ये वाला एरिया होता है, ये जो कोर एरिया के बाहर वाला एरिया होता है वो बफर जोन होता है। बफर जोन ये जो कोर एरिया और जो ये लास्ट वाला एरिया होता है, इनके बीच में संक्रमण का कार्य करता है। यहाँ पर जो अधिकांश जो गैर विध्वंसक मतलब जो अधिक खतरनाक जो कार्य होते हैं उनको प्रतिबंधित किया कर दिया जाता है। यहाँ पर यहाँ पर जो वैज्ञानिक जो रिसर्च होती है वो की जा सकती है। यहाँ पर पर्यटन हो सकता है, इस क्षेत्र में मछली पालन हो सकता है, पर्यटन किया जा सकता है, लोग घूमने जाते सफारी पर, तो इस क्षेत्र में यहाँ पर सब घूमना घूमना हो सकता है, घूमना हो सकता है इस क्षेत्र में। ये जो हरा रंग का है जो पर यहाँ पर घूमना हो सकता है, मछली पालन हो सकता, मछली पकड़ सकते हो यहाँ पर। और फिर यहाँ पर वैज्ञानिक जो रिसर्च होती है, अनुसंधान होता है वो किया जा सकता है। उसके बाद में जो लास्ट वाला एरिया होता है वो संक्रमण लास्ट वाला जो एरिया होता है वो संक्रमण काल का होता है, संक्रमण एरिया होता है। ये सबसे बाहरी हिस्सा होता है, सबसे बाहरी हिस्सा होता है। और यहाँ पर मानव बस्तियां, इसके आसपास कई सारी जो ग्रामीण इलाके वो देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर जंगल होता है जो प्रबंधित होता है और यहाँ पर कई प्रकार के कार्य किए जाते हैं, खेती भी देखने को मिल जाती है इस वाले एरिया में। उसके बाद में हम आगे देखते हैं, तो ये हम देख लेते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। बायोस्फीयर रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व या जैवमंडल रिजर्व वन्य जीवों एवं प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, रखरखाव और प्रबंधन या स्थापना किया जाता है। मतलब जैवमंडल जो आरक्षित क्षेत्र होता है उसमें वन्य जीवों और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और उनका रखरखाव और उनका मैनेजमेंट किया जाता है। यूनेस्को के अनुसार एक परिभाषा दी गई है, बायोस्फीयर रिजर्व स्थलीय और तटीय पारिस्थितिक तंत्र, जो जलीय क्षेत्र वाला तंत्र होता है के क्षेत्र में जो अपने सतत उपयोग ऐसा नहीं किया हमने इन पेड़ पौधे या वनस्पति या जीव जंतुओं का ऐसा उपयोग कर लिया कि ये आगे भविष्य में खत्म हो गए, भविष्य के लिए खत्म है, इसलिए इनको बोला है सतत उपयोग की ये आगे तक सालों तक चलते रहे ऐसे ही। इनका सतत उपयोग के साथ जैव विविधता के संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी, ये ऐसा नहीं कि किसी एक जीव को खत्म ही कर दिया कि उसकी चेन टूट गई, खाद्य श्रृंखला टूट जाती इससे, तो दूसरे जीवों पर भी प्रभाव पड़ता है। जैव विविधता के संरक्षण के साथ समाधान को बढ़ावा कि सतत विकास के साथ सतत उपयोग होना चाहिए। तो आगे देखते हैं हम, और किसी एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करने के लिए ये कुछ क्राइटेरिया दिए हुए हैं, जैसे प्राकृतिक संरक्षण के दृष्टिकोण से संरक्षित और न्यूनतम अशांत क्षेत्र होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अशांत हो, वहां पर बहुत ज्यादा शहरीकरण और औद्योगिकरण की मार देखने को मिले और उसका प्रभाव देखने को मिले। प्रबंधन प्राधिकरण को स्थानीय समुदायों की भागीदारी सहयोग सुनिश्चित करना चाहिए। जो भी मैनेजमेंट अथॉरिटी हो या वन विभाग हो, तो उनको लोकल लोकल जो लोग होते हैं वहां पर स्थानीय समुदाय, उनकी भागीदारी, उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। जैव विविधता के संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास को आपस में जोड़ते समय प्रबंध और संघर्ष को रोकने के लिए उनके ज्ञान और अनुभव का लाभ उठाया जा सके। कि कहा गया है कि इसमें जो लोकल लोग होते हैं, लोकल जो गांव स्थानीय या ग्रामीण लोग होते हैं जो जंगल के पास में, उनके सहयोग के साथ में काम किया जाए तो इससे ज्यादा लाभ मिलेगा। संपूर्ण क्षेत्र एक जैव भौगोलिक इकाई की तरह होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए कि जो पारिस्थितिक तंत्र में सभी पौष्टिक स्तरों का विकास हो। तो एक छोटा एरिया नहीं होना चाहिए, एक बड़ा एरिया होना चाहिए, उसमें सभी जीव जंतु पेड़ पौधे हो और उसका विकास किया जा सके। उसके बाद में वह क्षेत्र जिनमें पारंपरिक आदिवासी या ग्रामीण स्तरीय जीवन यापन के तरीकों को संरक्षित रखने की क्षमता हो, ताकि पर्यावरण को सामंजस्य उपयोग किया जा सके। उसके बाद में हम आगे देखते हैं, ये भारत में कुछ बायोस्फीयर रिजर्व, ये जैसे ऐसा एरिया होता है बहुत बड़ा होता है, लगभग 5000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का है,
एरिया होना चाहिए। तो ये भारत में कुछ बायोस्फीयर रिजर्व है, जैसे ये सबसे पहला है कोल डेजर्ट, ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। उसके बाद में नंदा देवी उत्तराखंड में। उसके बाद में कंचनजंगा सिक्किम में। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में। फिर ये दिहांग पटकाई आ गया। डिब्रू सैखोवा ये असम में। मानस, फिर नोकरेक, फिर ये आ गया सुंदरबन पश्चिम बंगाल में। फिर अचानक अमरकंटक ये छत्तीसगढ़ और एमपी के बॉर्डर पन्ना आ गया। पंचमढ़ी, फिर रण ऑफ कच्छ, फिर इसके बाद में शेषाचलम आंध्र प्रदेश में। नीलगिरी ये कर्नाटक तमिलनाडु और केरल की बाउंड्री पे। फिर अगस्त्य मलाई के बाद में गल्फ ऑफ मन्नार अंडमान निकोबार में एक है ग्रेट निकोबार। तो ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व भारत में है। 18 है। और एक यूनेस्को के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जाता है मेप करके, मेप मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें क्या होता है कि मानव के जो बाकी जो पर्यावरण या प्राकृतिक पर्यावरण वन्य जीव और वनस्पतियों के साथ संबंध स्थापित किया जाता है। उसमें उनको प्रति मनुष्य को बताया जाता है कि प्रकृति के बारे में बताया जाता है। तो इस प्रोग्राम के तहत मेप के तहत भारत में 12 ऐसे क्षेत्र अंकित किए हैं, जिसमें सबसे पहला था नीलगिरी। उसके बाद में गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन, नंदा देवी, नोकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचानकमार अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्त्य मलाई, कंचनजंगा, पन्ना मध्य प्रदेश, जो कि लेटेस्ट था। उसके बाद नेशनल पार्क देखते हैं। नेशनल पार्क एक छोटा एरिया होता है बायोस्फीयर के लिए। इसका उद्देश्य वही होता है कि प्राकृतिक वन्य जीवों और वनस्पतियों का संरक्षण किया जा सके। तो देखते हैं इसकी परिभाषा। राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा क्षेत्र होता है जो वन्य जीवों की सुरक्षा एवं रखरखाव के लिए होता है। इसका एरिया बायोस्फीयर रिजर्व की तुलना में छोटा होता है, जहाँ वानिकी वन को पशु चराई जैसी गतिविधियों को अनुमति नहीं होती। इन उद्यानों में निजी स्वामित्व के अधिकारों की भी अनुमति नहीं होती। जैसे बायोस्फीयर रिजर्व देखे थे हमने, वैसे नेशनल पार्क होते हैं कई सारे, जैसे दुधवा नेशनल पार्क है। जैसे अभी भारत में लगभग 106 के लगभग नेशनल पार्क हैं। 106 के लगभग नेशनल पार्क, 106, जिसमें लेटेस्ट 2022 में था राइनोमा 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 नेशनल पार्क, जो कि असम में है। असम में है। और इससे भी पहले एक और जो 105 नंबर पे था, वो दिहांग पटकाई था। तो ये हमने देख लिया नेशनल पार्क। ये भारत के लगभग 100 पूरे 106 नेशनल पार्क हैं। तो इनके आप नाम एक दो बार देख लीजिएगा। एग्जाम में अक्सर जो न्यूज में होता है वही वही पूछ लिया जाता है। तो करंट अफेयर्स पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक छोटा एरिया होता है जैसे छोटा एरिया होता है, तो इसको देखते हैं। जैसे ये अभ्यारण्य होता है, एक संरक्षित क्षेत्र होता है, छोटा एरिया होगा वो इसकी नेशनल पार्क की तुलना में छोटा। जानवरों का संरक्षण किया जाता है। यहाँ पर लकड़ी की कटाई, मानव गतिविधियों और मामूली वन उत्पाद को इकट्ठा करने की इजाजत होती है। निजी स्वामित्व के अधिकारों की अनुमति दी जाती है। जैसे बायोस्फीयर में क्या होता था, वहां पर सारी रोक टोक होती थी, प्रतिबंधित होता था। इन क्षेत्रों में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसमें अनुमति दी गई है। किंतु मानवीय गतिविधियों से वन्य जीवों के संरक्षण से कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जैसे कई सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भारत में लगभग 568 के समथिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और इसमें भी वही होता है जो न्यूज में होता है, वही पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम्स में। तो करंट अफेयर्स फिर ध्यान दीजिएगा। और ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने देख ली कोलेरू है, कोलेरू नेलापट्टू, फिर पराम्बिकुलम, पेच्ची, पेपरा, पेरियार, सिंड्रई, थतेगाड़, वायनाड, चंगटंग, फिर काराकोरम, ऐसी कई सारी। इसे लगभग 568 है। भारत में 568 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है।
और इंदौर में एक है राणा मंडल। तो उसके बाद में हम जिसे हमने संरक्षित एरिया को दो भागों में बांटा था। एक था इन सीटू, इन सीटू, दूसरा है एक्स सीटू। तो ये एक्स सीटू के वाले देख लेते हैं हम। एक्स सीटू में क्या होता है कि प्राकृतिक क्षेत्र के बाहर ले जाया जाता है और उनको संरक्षित किया जाता है। जैसे ये प्राणी संग्रहालय में ले गया, जू, जू में कहीं टाइगर, चीते और कई अन्य चीजों, कई जानवरों या पेड़ पौधों को ले जाकर उनको संरक्षित किया जाता है। एक सीटू संरक्षण में प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवासों से बाहर संरक्षित किया जाता है। इसमें आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण के साथ साथ वन्य जीव एवं वनस्पतियों को भी शामिल किया है। वही बात है, इस तरह की रणनीतियों में वनस्पतिक उद्यान, चिड़ियाघर, जीन बैंक, डीएनए बैंक की स्थापना की जाती है। तो ये चिड़ियाघर ये इंदौर का है। पूरे जीन एडिटिंग के कर ली जाती है और उसमें मतलब जीन एडिटिंग, जीन बैंकों में उनके जीन को रख दिया जाता है और उनमें अनुसंधान किया जाता है, उनको प्रिजर्व करके रख दिया जाता है। एक होता है टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व भारत में टाइगरों की संख्या कम हो कम हो रही थी, कम होते हुए दे तो इसके लिए एक प्रोजेक्ट लाया था, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व। ये 1973 में लाया गया था। वन्य जीव वन्य जीव जो 1972 का एक्ट है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ये लाया गया था। और जो टाइगरों को जो है संरक्षण करने के लिए एक बॉडी है, भारत सरकार की एक निकाय, एक संस्था एनटीसीए, एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये अप्रूवल देती है। उसके बाद में टाइगर रिजर्व बनाया जाता है। तो ये देखा हमने टाइगर रिजर्व। अब देखते हैं बाघ अभ्यारण्य। ऐसे प्राकृतिक स्थल क्षेत्र होते हैं जहां जो पूर्ण रूप से बाघों के संरक्षण के लिए इस क्षेत्र में संरक्षित किया जाता है। तो इसके लिए बाघ को बाघ को ध्यान में रखा जाता है। बाघ एक कीस्टोन प्रजाति है, खाद्य श्रृंखला में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। बाघ अभ्यारण्य बाघों का प्राकृतिक निवास होता है जहां बाघ स्वच्छंद होकर अपने प्राकृतिक आवास में रह सकता है एवं शिकार कर सकता है। टाइगर रिजर्व में बाघों के प्राकृतिक आवास को संरक्षित करने हेतु मानवीय गतिविधियों एवं शिकार पर पूर्ण रोक होती है। यहाँ पर किसी को जाने नहीं दिया जाता, एकदम रोक होती है। उसके बाद में यहाँ पर कोई अवैध गतिविधियां नहीं होती, शिकार करने की मनाही होती है इस क्षेत्र में। किसी भी प्राकृतिक स्थल क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित करने, जैसे कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो उसको घोषित करना हो कि इसको अब टाइगर रिजर्व बना दिया जाए, तो इसके लिए एक बॉडी है वो एनटीसीए वो अप्रूवल देगी। उसके बाद में इसको बनाया जाएगा। जो मंत्रालय, ये वाला मंत्रालय वन, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय की वैधानिक निकाय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अनुमोदन आवश्यक है, जिसके पश्चात संबंधित क्षेत्रों को बाघ अभ्यारण्य या टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया जाता है। टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया जाता है। भारत में ये टाइगर रिजर्व इतने हैं, लगभग 54 है, 54 टाइगर रिजर्व है। और जो सबसे लेटेस्ट है 2022 का है रानीपुरा, रानीपुरा जो कि रानीपुरा रानीपुरा है। उसके पहला एक था कि गुरु घासीदास, गुरु घासीदास। और एक एक चीज और होता है कि ये संरक्षित क्षेत्र में जैसे कम्युनिटी रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व समुदाय रिजर्व क्षेत्र होता है। इसमें क्या होता है कि गांव की एक ग्रामीण परिषद होती है, परिषद, और वन विभाग के द्वारा एक क्षेत्र को संरक्षित जोन घोषित कर दिया जाता है और उसकी उसकी देखभाल या प्रबंधन किया जाता है, रख रखाव या मैनेजमेंट किया जाता है। तो ये जो समुदाय जो रिजर्व होता है, ये जैसे बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर किसी एक पार्ट में से इस क्षेत्र में बना दिया जाता है या नेशनल पार्क के अंदर बना दिया, वाइल्ड लाइफ जो एरिया होता है उसके अंतर्गत बना दिया। जो ये नॉर्थ ईस्ट के राज्य इनमें बनाया जाता है, अधिकतर ये देखने को मिलते हैं, कम्युनिटी फॉरेस्ट या कम्युनिटी रिजर्व देखने को मिलते हैं। तो ये आज की क्लास में हमने देखा बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कम्युनिटी रिजर्व, टाइगर
रिजर्व। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।